नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। बहुत लोगों का कमेंट और मैसेज आ रहा है कि आप कहाँ चले गए हैं, कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो अभी दुर्गा पूजा चल रहा था, सारी छुट्टियां थीं, इसीलिए कोई अपडेट नहीं आ रहा था और रियली कोई अपडेट भी नहीं था। सहारा लाइफ वाला जो मामला था, बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सहारा लाइफ जो 20 तारीख को सुनवाई था उसमें क्या हुआ। तो उसमें कुछ ऑर्डर में नहीं आया, केवल अगला डेट आ गया है 6 नवंबर का। 20 अक्टूबर को सुनवाई हुआ तो दुर्गा पूजा का छुट्टी निकल गया, जो भी खर्चा पानी होता है वो लोगों का निकल गया। अब आ जाइए, दीपावली है 12 तारीख को, तो 6 तारीख को डेट अगला रख लिया गया है कि दीपावली का खर्चा पानी सबका चलते रहे। बाकी जमाकर्ता और जो इन्वेस्टर हैं वो उनका क्या होगा, इससे कोई कोर्ट कचहरी को मतलब नहीं है। केस जितना लंबा खींचेगा उतना लोगों को फायदा होगा जो उस केस से जुड़े हुए लोग हैं। जबकि इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसका फैसला आप जल्दी करिए, क्योंकि बीच मझधार में जो LIC जो लिए हुए हैं सहारा के वो लोग हैं, वो नहीं सोच पा रहे हैं कि उनका पैसा SBI लाइफ में जमा होगा कि सहारा लाइफ में जमा होगा। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इसको जल्द से जल्द अपीलेट ट्रिब्यूनल इस पर डिसीजन दे। तो जल्द से जल्द का मतलब कि 3 महीना हो गया और अभी भी अगला डेट ही पड़ा है, फाइनल डिसीजन नहीं आया है अभी तक कि मर्ज होगा SBI लाइफ में या सहारा लाइफ चलते रहेगा। जो भी होना होगा 6 तारीख को देखिए क्या होता है। उसके बाद फिर दीपावली और छठ का छुट्टी हो जाएगा। अगर अगला डेट पड़ता है तो 1 महीना आगे पड़ेगा। अगर फैसला आ जाएगा तो भी हम आप लोगों को, अगर ऑर्डर में आता है तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो कोई ऐसा अपडेट नहीं था जिससे हम आपको बता दें तुरंत, इसीलिए हम वेट कर रहे थे कि 1-2 और अपडेट अगर आ जाता है तो साथ में बताएंगे आप लोगों को। तो अगला अपडेट ये है कि हमने एक RTI किया था कि ये पता करने के लिए कि सहारा ग्रुप में कितनी सारी कंपनियां हैं, और इसका पर्पस मात्र ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ था कि जो भी एम्बार्गो लग रहा है वो सहारा ग्रुप पे लग रहा है, केवल हाउसिंग और रियल एस्टेट पे नहीं लग रहा है। ऐसा ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एसेट्स पे एम्बार्गो लगेगा, लगा भी है। लेकिन हमने ये जानने का प्रयास किया था कि ये एम्बार्गो का लेटर है, चाहे जो रोक का लेटर है, वो हर एक स्टेट में हर एक जगह भेजा कौन। सेबी से पूछा हमने तो सेबी ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमने नहीं भेजा है किसी को भी, और ना ही हमारे पास सहारा ग्रुप के लिस्ट में कितनी कंपनियां हमारे पास है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में RTI करके ये जानने का प्रयास किया था कि कितने कंपनियां आती हैं सहारा ग्रुप में। मात्र 4 सवाल हमने पूछा था RTI में कि सहारा ग्रुप में कितनी सारी कंपनियां हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि ये 9 कंपनी जिसका SFIO जांच कर रही है, इसका रिलेटेड सब्सिडरी कंपनी का लिस्ट हमको दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत ये रजिस्ट्रेशन अगर इनका है तो ऑडिट रिपोर्ट में ये फाइल होता है कि आप ये सब्सिडरी कितनी है और इसकी होल्डिंग कंपनियां कितनी हैं। तो वो भी डाटा नहीं दिया गया। बोला गया कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कोई डाटा मेंटेन ही नहीं होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, अलग से जाके RTI में आपको दिया जा सके। आप MCA का वेबसाइट का जिक्र कर दिया गया है कि वहां से आप पता कर लीजिए कि कितनी इसकी कंपनियां हैं। तो खैर हम पिछले साल ही डाउनलोड कर लिए थे MB वैली, क्यूसॉप, ये सब का रिलेटेड कंपनी, लेकिन इतनी ज्यादा कंपनियां हैं कि उसको एक जगह कंपाइल करने में टाइम लग रहा था। तो हमने सोचा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से ही अगर सारी कंपनियां रेगुलेट होती हैं तो उसके पास होगा एक जगह, तो हमको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमारा पर्पस यही है कि हम ये आगे फॉरवर्ड करेंगे सुप्रीम कोर्ट में या माननीय राष्ट्रपति जी को कि ये इतनी सारी कंपनियों पे रोक लगना था। क्या इस पे रोक सेबी ने नहीं लगाया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रोक लगाया कौन, जिससे कि सहारा की संपत्तियां नहीं बिके? एम्बार्गो लगा हुआ है, ये भी आप लोग जानिए। लेकिन अगर सहारा चाहे कि हमारे कंपनी में 500 कंपनियां हैं हमारे ग्रुप में, किसी एक कंपनी जिसका पटना में चाहे कहीं भी जमीन है जो बिकते रहता है, इसका पैसा सहारा से भी जो रिफंड अकाउंट है उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको सुनिश्चित कौन करेगा? कि अगर 10 कंपनियों का हम बात नहीं कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सहारा की, छोटी छोटी भी कंपनियां जो कि इसका पैसा उसमें इन्वेस्ट है वो सहारा का ही हुआ।
तो रोक वहां भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सहारा अपने मर्जी से एक लिस्ट ऑफ एसेट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड कर दे कि इतना संपत्तियों को बेच के हम आपको पैसा जमा करेंगे, और पैसा जमा भी किया है। 25,000 करोड़ रुपया सहारा से भी अकाउंट में सहारा नहीं जमा किया और संपत्ति बेच के ही किया है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या इतना से भुगतान हो पाएगा? नहीं होगा। तो बाकी पैसा कहां गया? एमबी वैली है 62,000 करोड़ खुद सहारा के सोसाइटियों का इन्वेस्टमेंट है, ऐसा एक्सेप्ट की है दिल्ली हाईकोर्ट में सहारा ने। तो हमको जानने का ये पर्पस है कि 500 कंपनियां हैं तो 500 कंपनियों पे रोक होना चाहिए, और या उस 500 में कहीं अगर सेल परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, तो एक्सक्लूसिव उसमें लिखा गया है कि ये पैसा सहारा सेबी अकाउंट में ही जाएगा। अगर जा रहा है तो अति उत्तम, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नहीं गया है, सिस्टम के लूपहोल का अगर फायदा सहारा उठा रही है, तो इसको रोकने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं से एसेट्स रहेगा तभी उसका बिक्री होगा और वो पैसा रिफंड मिलेगा सहारा के जमाकर्ताओं को, और कहीं से कोई पैसा वैसा नहीं आने जा रहा है। न सहारा देगी ना अमित शाह जी देंगे। पैसा आएगा तो सहारा के संपत्तियों से आएगा, चाहे वो प्रिंसिपल मिले या आधा मिले या 10,000 मिले। तो वहां रोकने की जरूरत है कि जो भी संपत्तियां बची हुई हैं इसकी, या अगर पीछे भी अगर बेच के सहारा से भी अकाउंट में पैसा सहारा नहीं जमा किया तो उस पर कार्रवाई किया जा सके, उसको रिकवरी किया जा सके। लेकिन ऐसा डाटा एमसीए ने भी देने से मना कर दिया कि हमारे पास ग्रुप में कितनी कंपनियां हैं हमको नहीं पता, आप एमसीए से ले लीजिए। तीसरा हमने पूछा था कि आपने कहीं रोक लगाया था क्या कि इसका सेल परचेज नहीं हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी? तो नहीं, ऐसा कोई लेटर हमको सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आदेश ही नहीं था कि हम इसके संपत्ति पे बिक्री पे रोक लगाएं, हमको लेटर नहीं आया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को नहीं भेजा है लेटर, ये कहना है रजिस्ट्रार साहब का कि हमारे पास ऐसा कोई लेटर नहीं है जिससे कि हम एम्बार्गो लगा सके। ये कितना बड़ा लूपहोल्स है, अब देखिए समझिए सिस्टम का। चौथा क्वेश्चन हमने किया था कि एसएफआईओ का रिपोर्ट अगर एसएफआईओ नहीं बता पा रही तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत ही अगर एसएफआईओ आ रही है तो हो सकता है कि यहाँ पे इसका डाटा या कुछ रिपोर्टिंग हो। तो हमने स्टेटस पूछ लिया था, तो स्टेटस में भी बोला गया कि अभी कुछ हमारे पास नहीं है, आप एसएफआईओ से पूछिए कि क्या स्टेटस। तो इसी चारों का जवाब आया है मेरे पास, जिसको हम आप लोगों को बता दिए। अब सहारा ग्रुप में कितनी कंपनियां हैं, इसके लिए हमको वर्किंग करना पड़ेगा। 9 कंपनियों का बैलेंस शीट अभी लेटेस्ट फाइल हो रहा है इस साल का, हम डाउनलोड करेंगे और उसका एक हो सकता है कि हम पब्लिकली सबको दे दें कि ये 500 कंपनियां या पार्टनरशिप फॉर्म है जो कि सहारा ग्रुप के अंदर रिपोर्टेड है। जो रिपोर्ट करेगी सहारा वहीं पता चल पाएगा, जो रिपोर्ट ही नहीं करेगी उसका पता नहीं चल सकता है, क्योंकि सेबी भी नहीं बता पाई और मिनिस्ट्री भी नहीं बता पाई, तो बताएगा कौन? सहारा जो रिपोर्ट की होगी अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका जानकारी हम दे सकते हैं आपको, या उसका एक कॉपी हम सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं कि इतनी कंपनियां रिपोर्टेड हैं। ये रही बात आरटीआई की। अगले आप न्यूज पे आ जाइए कि अब सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 5 लाख रुपया पेनाल्टी लगाया है सेबी पर। सेबी का कोई मामला होता है तो वो जाता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ही इस बार सेबी पे 5 लाख रुपया पिछले महीना में अगस्त में 4 अगस्त को एक ऑर्डर आया है उसमें लगाया है, और सहारा के मामले में ही। ऐसा कैसे? हमेशा तो पेनाल्टी सहारा भरते आई है, तो इस बार अगर सेबी ने पेनाल्टी भरा है 5 लाख का तो वो भी आप लोग को बताना जरूरी है, क्योंकि मेरा चैनल एक तरफा कहीं कोई अपडेट नहीं देता है। जो सही अपडेट रहता है, चाहे सहारा के पक्ष में रहे, चाहे सेबी के पक्ष में, चाहे सरकार के पक्ष में, हम जो हमको लगता है कि ये चीज बताना चाहिए आप लोगों को, हम बताते रहते हैं। ये ज्ञानदान वाला चैनल नहीं है कि कुछ भी करे सहारा, गलत करे सही करे, गुणगान सहारा का ही गाना है। उन लोगों के हिसाब से जो भी सहारा का बुराई कर रहा है वो राक्षस है। हमारे ठाकुर जी बोल रहे थे लास्ट संडे को, हम तो आज सुने हैं उनका, कि जो भी सहारा का बुराई कर रहा है चैनल वो राक्षस है, और देव ये लोग हैं। देव मतलब देवता, जो कि ज्ञानदान पे आते हैं। ठीक है भाई, जो आपको संज्ञा देनी है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो अपडेट सही रहेगा वही हम बताएंगे। तो इसमें 5 लाख रुपया सेबी को क्यों देना पड़ा? क्योंकि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन का ये मामला है, और 2015 में नोटिस इशू हुआ था। सेम वही रियल एस्टेट और हाउसिंग की तरह ओएफसीडी जारी हुआ था, और 14,106 करोड़ का ये मामला रिकवरी सेबी कर रही है, जैसे कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का की थी। उसी में रिकवरी में डायरेक्टर का संपत्ति अटैच हुआ था,
और 3 डायरेक्टर इनके जो नहीं रहे, एक आदमी 2005 में ही डेथ कर गए थे, 2012 में, एक आदमी 2013 में, और ये नोटिस करती है सेबी 2015 में कि आप गलत तरीके से पैसा उठाए थे और इसका रिकवरी आपसे किया जाएगा 15% ब्याज के साथ। आप सहारा से भी अकाउंट में पैसा इसका भी जमा कीजिए और इस पैसा का भुगतान हम पब्लिक को करेंगे। तो कमर्शियल में बहुत लोग का पैसा नहीं बाकी है, जिस तरह से हो, कन्वर्ट हो, जो भी हो, बैलेंस शीट में लायबिलिटी 2000-3000 करोड़ के आसपास ही बची हुई थी, हम जो बहुत पहले बता चुके हैं आप कि भुगतान हो, कन्वर्जन हो, क्या हो नहीं हो इसको नहीं पता, लेकिन सेबी 14,106 करोड़ का इस पे रिकवरी का नोटिस इसको की और ऑर्डर की 2018 में। तो जो डायरेक्टर नहीं रहे, जिनका डेथ हो गया, उनके बेटा को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव आप कह रहे लीजिए, उसको नोटिस करके रिकवरी करने का मैसेज कर दी थी, ये ऑर्डर कर दी थी होल टाइम डायरेक्टर इसके सेबी के, अक्टूबर 2018 में। उसी के अगेंस्ट में अपील फाइल हो गया अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो अपील में ये बोला गया कि जो आदमी मर गया और वो लोग जब तक जिंदा था तब तक आपने कोई नोटिस नहीं किया, आप नोटिस 2015 में करते हैं, डेथ 2012 में, 2013 में हो गया है, तो इसमें आपका वैलिड पॉइंट नहीं है कि आप रिकवरी इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के मरने के बाद, एक तो डेथ किया हुआ व्यक्ति पर नोटिस ही नहीं इशू होना चाहिए, आप कर रहे हैं तो आप गलत है। रिकवरी ही करना था तो आप सोए हुए थे 2008-9 में ही, जैसे रियल एस्टेट का मामला आया था, और रियल एस्टेट से पहले की कंपनी कमर्शियल है, तो 8-9 में भी आपका आंख नहीं खुलता है। 12 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया था कि ओएफसीडी गलत तरीके से रियल एस्टेट और हाउसिंग का उठाया गया, तो 12 में भी आप नोटिस नहीं करते हैं, आप नोटिस करते हैं 2015 में, और फाइनल ऑर्डर आता है 18 में। तो आज सुनवाई हुआ है 2023 में अगस्त में, तो 13 से 23, 10 साल में ये फैसला आया कि सेबी को 5 लाख रुपया देना है इन डायरेक्टर लोगों के बेटा लोग या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो अपील फाइल किए हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ये अच्छा पेनल्टी कि जब जरूरत था तब आप कार्रवाई नहीं किए, जब आदमी मर गया तो उसके अब चले हैं आप रिकवरी करने। ये जरूरी था और सेबी को 5 लाख रुपया देना पड़ा है, और ये कोर्ट को नहीं दिया गया है, जो अपील करने वाले हैं उनको देना है मुआवजा की अपील फाइल करने में जो खर्चा आया विथ कॉस्ट, इसको रिजेक्ट किया गया है अगस्त में। ये भी आप लोग जान लीजिए, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो चाहे जो भी हो, उसको जब एक्शन लेने की जरूरत है तब नहीं लेती है, और 5 साल बाद आते हैं आपकी हमको रिकवरी। जब जमा कर रहे थे तब कहाँ थे? जैसे अभी नोटिस आ रहा है सीआरसीएस का कि आप इनकम टैक्स दीजिए और आईटीआर दीजिए, जब जमा हो रहा था तब आप कहाँ थे? सीआरसी वाले ही, इनकम टैक्स का अभी कोई जिक्र नहीं हो रहा है। सीआरसी जो अभी जिसका आंख खुला है कि आप कहाँ से पैसा लाए, उसका सोर्स बताइए, बैंक स्टेटमेंट दीजिए। तो बैंक स्टेटमेंट क्या मांगा जा रहा है? ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करिए ब्लैंक भेज दीजिए, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। बैंक स्टेटमेंट फॉर्मेट नहीं मांगा जा रहा है। बैंक स्टेटमेंट में जितना पैसा सहारा में जमा है उतना निकला हुआ दिखाना चाहिए, क्योंकि मोड वहां कैश है, वहां तो चेक से आप पेमेंट नहीं किए हैं। अगर चेक से किए होंगे तो आपके बैंक में डेबिट दिखाएगा, अगर आप कैश किए हैं तो दिखाना चाहिए कि वहां से आप कैश निकाले, यहां जमा किए, तब आपका प्रूफ होगा कि हम अपने बैंक से उठा के पैसा जमा किए। लेकिन सीआरसी वाले लोगों को इतना नहीं पता है कि क्या पैसा अगर कैश में जमा है तो बैंक से ही आ सकता है और कहीं कोई सोर्स नहीं हो सकता है वैलिड लोगों को जमा करने के लिए। और जब जमा हो रहा था तब आप कहाँ थे? अभी तो लोग अपना पैसा लेने के लिए मजबूरी बस इस पोर्टल पे अप्लाई कर दिए हैं कि और कोई रास्ता नहीं है, सहारा अपना दुकान समेट चुकी है। तो लोगों को लग रहा है कि जो भी प्रिंसिपल मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए, एक बार अप्लाई करके सरकार को बता दो कि इतना पैसा है, इसीलिए हम पोर्टल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही सब कहानी है, सेबी का कह लीजिए आप या कोर्ट का कह लीजिए, अपीलेट ट्रिब्यूनल का कह लीजिए। लेकिन देश का सिस्टम है, इसी में रहना है, इसी में आपको सकारात्मक रहना है कि भुगतान 10,000 मिल रहा है, अगला इंस्टॉलमेंट दिसंबर तक अगर ये बंट जाता है तो क्या करती है सरकार, अगला कहां से पैसा आता है और अगला इंस्टॉलमेंट कितने का आता है। डिफिशियंसी धीरे धीरे हटनी चाहिए। हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो आपके बस का नहीं है उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं ले। जिनका आधार से मैच नहीं कर रहा है, गलत आप बॉन्ड लगा दिए, स्कैन करके सही से नकल नहीं लगाए, जो 1-2 प्रॉब्लम है जो कि जमाकर्ता के लेवल का है, उसके लिए आप रीअप्लाई सून लिख के आ रहा है कि जल्द ही रीअप्लाई खुलने वाला है। तो इसका मतलब कि अगले सप्ताह तक
खुल जाएगा। लेकिन रीअप्लाई खुलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका जो डिफिशियंसी आया है उसका रिप्लाई क्या दिया जाए, इस पे चर्चा हो। कि खुलेगा फिर आप गलत अप्लाई कर दीजिए, फिर चले जाइएगा 2 महीना पीछे, क्योंकि अब टाइम हट गया है। पहले बोला जाता था कि मैसेज आया उसके 30 दिन के बाद आप डिफिशियंसी हटा सकते हैं। जब 30 दिन में नहीं काम हुआ तो दिन को हटा लिया गया है और ये बोला गया है कि जल्दी ही रीअप्लाई करने देंगे। तो मेरे हिसाब से 30 दिन वाला क्लॉज भी अब हट जाना चाहिए कि मेरा डिफिशियंसी का मैसेज आज ही आया है तो हम आज ही रीअप्लाई कर दें। तो खैर ये थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। पोर्टल में धीरे धीरे सुधार की जरूरत थी और हो रहा है और होना भी चाहिए, तभी आप लोग रीअप्लाई करिएगा, नहीं तो हम लोग आवाज उठाते ही रहेंगे पोर्टल के अगेंस्ट में। फिर जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग को बताएंगे। अभी वीडियो लंबा नहीं करते हैं, इतना ही। रीओपन होगा तो एक बार समझ लीजिए कि क्या क्या कब देना है। बैंक स्टेटमेंट, ITR जो भी है थोड़ा सा सोच समझ के अब अप्लाई कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।